चलिए, क्या हाल चाल? बढ़िया है। बना लिए क्वेश्चन? आ जाइए, आज के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं। है, अभी भी आपको ठंडा लगता है महाराज, टोपी उपी पूरा लग गई। क्या छोटन, क्या हाल चाल? बराती गए थे? नहीं गए? अच्छा, जाना नहीं चाहिए, वो सब छोड़ना चाहिए। आए? ओ, चलिए आ जाइए। पहला क्वेश्चन है, उपसौर की स्थिति पृथ्वी पर होती है जब सूर्य के समानांतर हो, सूर्य के अत्यधिक पास हो, सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए, मॉडर्न फिजिक्स में मूल तौर पर सोलर सिस्टम के विषय में पढ़ना होता है। ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, लेकिन मूलतः सोलर सिस्टम मॉडर्न फिजिक्स में ही पढ़ना होता है। सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रह इत्यादि को मिलाकर बनता है एक परिवार। इस सब को मिलाकर जो एक परिवार बनता है, उस परिवार को ही कहते हैं सौर मंडल या सौर परिवार। सौर परिवार में उष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत है सूर्य। सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 8 है। सौर परिवार में जो ग्रहों की संख्या 8 है, 8 में से 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। चाहे पृथ्वी हो, या बृहस्पति हो, या शनि हो, या अरुण हो, या वरुण हो, कोई भी ग्रह हो, सब सूर्य की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की। पृथ्वी भी एक ग्रह है, जिस वजह से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। तो सौर परिवार का मुखिया है सूर्य। सूर्य, पृथ्वी एक ग्रह है जो दीर्घवृत्ताकार पथ पर या परवलयाकार पथ पर परिक्रमा करता है सूर्य की। और एक स्थिति ऐसी आती है जब पृथ्वी सूर्य के बहुत दूर होता है, और एक स्थिति ऐसी भी आती है जब पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक होता है। देखिए, सामान्यतः सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस होता है 15 करोड़ किलोमीटर। सामान्यतः सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस होता है 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो एक स्थिति होती है जब पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक होता है। जब पृथ्वी सूर्य के काफी नजदीक होता है, तो उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस होता है 14.71 करोड़ किलोमीटर। और वही
जब पृथ्वी सूर्य के काफी दूर होता है तो उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो जब एक तो औसतन पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर, लेकिन पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए सूर्य के सबसे नजदीक आता है तो इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस होता है 14.71 करोड़ किलोमीटर। और जब सूर्य और पृथ्वी सबसे दूर स्थित होता है, या पृथ्वी जब सूर्य के सबसे दूर स्थित होता है, तो उस समय दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 15.21 करोड़ किलोमीटर। यह जो नजदीक की स्थिति होती है, इस नजदीक की स्थिति को कहा जाता है उपसौर। उपसौर। और जो दूर की स्थिति होती है उसको कहा जाता है अपसौर। अपसौर। अपसौर अंग्रेजी एपहीलियन, उपसौर अंग्रेजी पेरीहीलियन। और आप समझिएगा इस बात को, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है। और सबसे दूर होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है। 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है। समझ गए? तो उपसौर की स्थिति में पृथ्वी होती है सूर्य के अत्यधिक पास। अत्यधिक पास। अत्यधिक पास। समझ गए? चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय मरुस्थल कहां अवस्थित है? देखिए, महासागरीय मरुस्थल की अगर हम लोग बात करें तो महासागरीय मरुस्थल किसे कहा जाता है? सार्गेसो सागर को। महासागरीय मरुस्थल किसे कहा जाता है? सार्गेसो सागर को। सार्गेसो सागर को। तो प्रश्न यह पूछ रहा है कि सार्गेसो सागर कहां है? तो सार्गेसो सागर की अगर हम लोग बात करें तो यह है आपको अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में है सार्गेसो सागर। अब यहां पर थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं। देखिए, आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब क्या होता है? मरुस्थल का मतलब होता है निर्जन भूभाग। निर्जन भूभाग का मतलब होता है अनुर्वर भूभाग। अनुर्वर भूभाग का मतलब होता है जहां पर किसी भी वस्तु का, फसल हो, पेड़ पौधा हो, उसका उत्पादन पॉसिबल ना हो। यानी जहां पर फसल ना उगाया जाए, जहां पर पेड़ पौधे ना उगते हो, वही तो मरुस्थलीय है। वही तो मरुस्थल है। मतलब जहां पर कुछ भी आप उत्पादित नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप उगा नहीं सकते, मरुस्थल का मतलब यही होता है। और जैसे महाद्वीपीय भाग में पेड़ पौधा अलग अलग क्षेत्रों में उगते हैं, महासागरीय भाग में भी पेड़ पौधा सब उगते हैं। तो अटलांटिक महासागर में स्थित है वो सार्गेसो सागर। उस सार्गेसो सागर वाले इलाका में पेड़ पौधा न के बराबर उगता है। यही वजह है कि सार्गेसो सागर को कहा जाता है महासागरीय मरुस्थल। देखिए, आप मानचित्र पर जब आप देखेंगे, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश, यूरोप महादेश और अफ्रीका महादेश, इन महादेशों के बीच में जो ये जलीय भाग है, ब्लू जो आपको दिखाई दे रहा है, यही जलीय भाग है। ये जो जलीय भाग है,
इसी को कहते हैं अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर संपूर्ण पृथ्वी के 1/6 भूभाग को घेरने का काम करता है। और इसी अटलांटिक महासागर में है आपको सार्गेसो सागर। और अटलांटिक महासागर को भी हम लोग 2 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसमें जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसी में है सार्गेसो सागर। कहां है सार्गेसो सागर? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह है आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा मतलब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इससे ऊपर जाइएगा उत्तरी गोलार्ध, नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। फिर जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेगा। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव। उसी प्रकार से नीचे आइएगा, 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। और नीचे आइएगा तो मिलेगा 90 डिग्री तक दक्षिणी अक्षांश रेखा। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो आप ऊपर जाइएगा तो आपको एक मिलेगा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और फिर उससे भी ऊपर जाइएगा तो आपको मिलेगा एक 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। सार्गेसो सागर का विस्तार मूलतः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में है। वही देशांतरीय दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो एक है आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इससे इधर आइएगा तो हो जाएगा पूर्वी देशांतर, और इधर आ जाइएगा तो हो जाएगा पश्चिमी देशांतर। यानी दाहिना आइएगा तो पूर्वी देशांतर, बायां जाइएगा तो पश्चिमी देशांतर। अब पश्चिमी देशांतर में 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से लेकर के 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा आपको देखने को मिलेगा। इन देशांतर रेखाओं में ही एक है आपको 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, और एक है 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। सार्गेसो सागर का जो देशांतरीय विस्तार है वह है 35 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी बीच में पाया जाता है आपको सार्गेसो सागर। देखिए, एक घास है, उस घास का नाम है सार्गेसम, सार्गेसम। और वो जड़विहीन घास है। और वो जड़विहीन घास इस पूरे एरिया को चारों तरफ से करता है कवर। और यह शांत जल का क्षेत्र होता है, यह एकदम शांत जल का क्षेत्र होता है सार्गेसो सागर। और इसका जिक्र सबसे पहले अमेरिका की खोज करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। और इस सार्गेसो सागर को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने जो है आपको देखा था, और इसका जिक्र किया था कोलंबस इसका जिक्र किया था। यही सार्गेसो सागर को कहा जाता है महासागरीय मरुस्थल, जो कि अटलांटिक महासागर में है। और अटलांटिक महासागर में जो है इसका विस्तार उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अक्षांश देशांतर दोनों के संदर्भ में हमने आपको बतला दिया। और यह उत्तरी अमेरिका महादेश या विशेष तौर पर देश के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो अमेरिका के साथ जो है यह बनाती है सीमा, अमेरिका के साथ सटी हुई है। अर्थात भौगोलिक तौर पर सार्गेसो सागर की बात की जाए तो भौगोलिक तौर पर सार्गेसो सागर जो है यूएसए का अंग है, भौगोलिक तौर पर। समझ गए? क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। और देखिएगा, जो अटलांटिक महासागर है इसी को अंध महासागर कहा जाता है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और इस महासागर की सबसे बड़ी विशेषता है मध्य अटलांटिक कटक का पाया जाना। इस महासागर में गर्त सब नहीं पाया जाता है, लेकिन एक्का दुक्का गर्त है। इस महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूटोरिको गर्त। फिर आपको प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व के 7 महादेश जितना स्थल घेरता है उससे अधिक स्थल प्रशांत महासागर घेरता है। 7 महादेश जितना पृथ्वी के भूभाग को घेरता है ना, उससे अधिक भूभाग को प्रशांत महासागर अकेले घेरता है। और गर्तों का होना इस महासागर की एक विशेषता है। इस महासागर का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। और इस महासागर की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह है प्रवाल भित्ति का पाया जाना। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में है, वह आपको प्रशांत महासागर में ही है। हिंद महासागर
छोटा महासागर है, जिस वजह से इसे अर्ध महासागर कहा जाता है। और इस महासागर का सबसे गहरा गर्त है जावा गर्त। और फिर आर्कटिक महासागर है, सभी महासागरों में सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है, जो कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में है। समझ गए? भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के बीच जल विभाजक बनाती है। भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के बीच जल विभाजक बनाती है, यानी मैकमोहन रेखा, काली नदी, काराकोरम रेंज, फिर पंजाल रेंज, इसमें से कौन है जो भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के बीच जल विभाजक के तौर पर काम करती है? तो आंसर हो जाएगा इसको काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज। अब कहिएगा काराकोरम रेंज कैसे होगा, तो आप समझिएगा। यहां पर बात है, क्या बात कर रही है जी, बतियाना ना है, ठीक है, चलिए समझिएगा। यहां पर बात हो रहा है जल विभाजक के संदर्भ में। अगर जल विभाजक के संदर्भ में बात नहीं होता, सिर्फ रहता भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के बीच सीमा बनाती है, तब उत्तर हो जाता मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा विशेष तौर पर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और चीन के साथ सीमा बनाती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और चीन के साथ सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य को हम लोग कहते थे पहले नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, लेकिन यहां पर है जल विभाजक के संदर्भ में बात। तो देखिए, आइएगा गुरुजी लोग, चीजों को समझिएगा। देखिए, जो आपको लद्दाख है, लद्दाख है, वर्तमान में लद्दाख में बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। हिस्पर ग्लेशियर, रीमो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ये तमाम ग्लेशियर है आपको लद्दाख में, लद्दाख में। और ये तमाम ग्लेशियर लद्दाख में काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब होता है जल का बड़ा भूखंड, जल का बड़ा भूभाग। ग्लेशियर का मतलब यह होता है। और एक बात और समझिए, जल का वह बड़ा भूभाग जो बर्फ के रूप में है, बर्फ, बर्फ के रूप में, सॉलिड, बर्फ सॉलिड होता है ना जी, सॉलिड नहीं होता है, उसमें सॉलिड वाला गुण भी होता है, लिक्विड वाला गुण भी होता है, और गैस वाला गुण भी होता है। नहीं होता है? होता है, समझ गए? तो ग्लेशियर जो होता है ना, सॉलिड बर्फ के बड़े भूखंड को, ठोस बर्फ के बड़े भूखंड को ग्लेशियर कहते हैं हम लोग। और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि लद्दाख में काराकोरम रेंज में आता है। और यह जो सियाचिन ग्लेशियर है, यह ग्लेशियर 70 किलोमीटर से अधिक भूभाग में फैला हुआ है। मतलब 70 किलोमीटर से भी बड़ा बर्फ का बड़ा भूखंड है। थोड़ा सोच करके देखिए, यहां से गांधी मैदान मात्र 3 किलोमीटर है, समझ गए? तो जो सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि काराकोरम श्रेणी में आता है, वही भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के बीच जल विभाजक के तौर पर काम करता है। भारतीय उपमहाद्वीप अर्थात भारत और चीन के बीच जल विभाजक के तौर पर काम करता है। तो इसी वजह से उत्तर हो जाएगा आपको सियाचिन ग्लेशियर, सॉरी, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम रेंज में आता है, तो इसी वजह से उत्तर हो जाएगा काराकोरम रेंज। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी पर बजाज सागर बांध बनाया गया है? देखिए, जो बजाज सागर बांध है, बजाज सागर बांध की अगर हम लोग बात करें तो बजाज सागर बांध है मध्य प्रदेश के माही नदी पर। वही माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
फिर आपको महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बहने वाली नदी है। इस महानदी पर हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। नर्मदा नदी पर कई सारे बांध हैं, जैसे सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। और भी कई सारे बांध हैं जो कि आपको नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, अर्थात कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प असत्य है मतलब कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? गलत है। ठीक है, समझिएगा अब आप। बिहार जलप्रपात राजस्थान में है। हाँ सही है, बिहार जलप्रपात राजस्थान में है, टॉन्स नदी पर है। बिहार जलप्रपात राजस्थान में है और टॉन्स नदी पर है, सही है। पुनासा जलप्रपात मध्य प्रदेश में, गलत है। पुनासा जलप्रपात है राजस्थान में है, चंबल नदी पर। राजस्थान में चंबल नदी पर है। पैकारा जलप्रपात तमिलनाडु सही है, गोकक कर्नाटक सही है। आंसर हो जाएगा बी। आम्र वर्षा किस राज्य में होती है? देखिए सुनिए, समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए आपको जो है भारत में मानसून की अवधि, भारत में मानसून की अवधि मतलब भारत में वर्षा कब से कब तक होता है? कब से कब तक होता है मतलब भारत में वर्षा ऋतु कब से कब तक होता है? भारत में वर्षा ऋतु होता है 15 जून से 15 सितंबर। 15 जून से 15 सितंबर यह भारत में मानसून की अवधि है। इस अवधि के दौरान भारत में होता है वर्षा। यही है वर्षा ऋतु का कालखंड। ठीक है, यह वर्षा ऋतु का कालखंड है। लेकिन एक बात बताइए, क्या अप्रैल और मई के माह में वर्षा नहीं होता है? होता है, होता है। और अप्रैल और मई के माह में सबसे पहले तूफान उठता है। हवा, तूफान क्या है? हवा जो तीव्र गति से चलती वही तो महाराज तूफान है। अगर हवा की गति 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर प्रति घंटा, वही तो तूफान है। तो आप देखेंगे वर्षा ऋतु से पहले यानी जून से पहले अप्रैल मई में यानी पूर्व मानसून काल यानी मानसून से ठीक पहले, जैसे प्री वेडिंग से ठीक पहले जो कि अभी चल रहा है, सबको मालूम है, बताइए। देखिए आज की मीडिया का हकीकत समझिए। सीमा हैदर को क्या गो बच्चा है? सीमा हैदर करवा चौथ कर रही है कि नहीं कर रही है? सीमा हैदर यूट्यूब से कितना कमा रही है? सीमा हैदर सुबह में क्या बजे उठती है? ये सब आज का मीडिया है। प्री वेडिंग चल रहा है तो उसमें कौन आया कमर लचकाने के लिए? लेकिन जो भारत की सबसे बड़ी समस्या है, भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, कितना लोग मुद्दा उठाता है? क्या गो मीडिया। अरे अभी हाल फिलहाल में तरोताजा उदाहरण देखिए, एएलपी टेक्नीशियन को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया में कितना मीडिया आवाज उठाया? बता करके दिखाइए आप हमको। कोई उठाया? नहीं उठाया। तो मीडिया की सच्चाई को देखिए आप, मीडिया की सच्चाई को आप समझिए, समझे? अब आज के लिए इतना ही, अब आगे आइए क्वेश्चन पे। तो मानसून से ठीक पहले अप्रैल मई के माह में गरज तरज के साथ जो वर्षा होता है, आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, गरज तरज के साथ वर्षा होबो करता है,
और कभी कभी होता है कि वर्षा नहीं होता है, नहीं होता है, और होता भी है तो वर्षा बहुत कम होता है। आप थोड़ा गौर कीजिएगा, वर्षा होता भी है तो बहुत कम वर्षा होता है, बहुत कम वर्षा होता है। तो मानसून के पहले के समय में, अप्रैल मई में गरज तरज के साथ भारत के अलग अलग भूभाग में जो वर्षा होता है उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह वर्षा कुछ फसलों के लिए बड़ी लाभदायक होता है। यह वर्षा कॉफी के लिए, आम के लिए, पटसन के लिए, इन तमाम फसलों के लिए यह वर्षा बड़ी लाभ, लीची के लिए भी यह वर्षा काफी लाभदायक होता है। तो जिन राज्यों में यह वर्षा जिस फसल के लिए लाभदायक होता है वह नाम दे दिया जाता है। केरल में जब यह वर्षा होता है तो आम के फसल को लाभ पहुंचाता है, जिस वजह से इसे केरल में आम्र वर्षा। कर्नाटक में जब यह वर्षा होता है तो कॉफी के फसल को लाभ पहुंचाता है, जिस वजह से इसे चेरी ब्लास्म वर्षा भी कहते हैं। और फिर इसे उत्तरी पूर्वी भारत में नार्वेस्टर, असम में विशेष तौर पर बोर्डो इचीला और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल बैसाखी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? केरल। क्यूरिंग की प्रक्रिया संबंधित है। क्यूरिंग की प्रक्रिया किस चीज से संबंधित है? यह चीज आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, भारत के लोग जानते हैं पहले तंबाकू से अवगत नहीं था, लेकिन जब यूरोपियों का आगमन हुआ तब जाकर के भारत के लोग तंबाकू से अवगत हो पाए। और भारत में तंबाकू की खेती सबसे पहले मुगल बादशाह जहांगीर करवाया, और जहांगीर के काल में लोग इतना अधिक तंबाकू खाने लगे कि जहांगीर उसको बंद भी करवा दिए। समझ गए? तंबाकू का खेती जो होता है उसमें आप देखेंगे तंबाकू का होता है पत्ता, तंबाकू का होता है पत्ता। तंबाकू का जो पत्ता होता है, तंबाकू के पत्ता को सुखाया जाता है धूप में। तंबाकू के पत्ते के सुखाने की प्रक्रिया को ही कहते हैं हम लोग क्यूरिंग। क्या कहते हैं? क्यूरिंग। तो अर्थात इसका जो संबंध है वह है तंबाकू की खेती से। अच्छा, सागर सम्राट प्रयुक्त है किसके लिए? लोह अयस्क परिशोधन के लिए, स्वर्ण अयस्क उत्पादन के लिए, तेल निकालने के लिए, तेल शुद्धिकरण के लिए, तेल निकालने के लिए, तेल निकालने के लिए। सुनिए, एगो बात बता देते हैं। एक तो ये बात आगे के क्वेश्चन में हम बताने वाले थे, लेकिन अब ये बता देते हैं। ये लड़की टोक दी है तो समझिए। क्लास में जो बताते हैं ना वही सर्व सत्य है। समझ गए? कोई किताब क्या देता है उसको छोड़िए। अगर हमारे भी किसी किताब में मान लिया जाए कि हम बता रहे हैं आम और किताब में है इमली, तो मानना है आम को, ना कि इमली को। ठीक है? तो अगर इस प्रकार का कंट्रोवर्सी हो तो जो बताए हैं क्लास में उसको मारिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि क्लास में जो आंसर बताते हैं, देखिए जो किताब उताब हम प्रैक्टिस सेट सब लिखते हैं, हम तो मूल तौर पर प्रैक्टिस सेट लिखे हैं अभी तक, तो वहां पर सब चीज को ध्यान में रखते हैं। और जो स्टेज पर बताते हैं ना उसमें सिर्फ परीक्षा को ध्यान में रखते हैं। परीक्षा यानी जो बोर्ड परीक्षा करवाएगा वो बोर्ड क्या आंसर देगा उस बात को ध्यान में रखते हैं। और किताब में सब बात को ध्यान में रख करके जो है डाटा दिया जाता है। चीजों को आप समझिएगा। कुछ समझे हैं? तो बात ये है, अगर परीक्षा में आए तो जो हम मारे हैं यहां पर जो टिक मरवाए हैं उसी को मारिएगा आप, टिक। हाँ, सागर सम्राट प्रयुक्त होता है तेल निकालने के लिए। इसको समझिए। देखिए,
मुंबई, मुंबई यहां है सालसेट द्वीप पर। मुंबई के उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है। मुंबई के उत्तरी पश्चिमी भाग में आएंगे तो इधर है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी में एक है मुंबई हाई तट, एक है मुंबई हाई तट। क्या है? मुंबई हाई तट। जो मुंबई हाई तट है, इस तट की खोज हुई है 1973 में, और यहां पर पेट्रोलियम पदार्थ, यहां से पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाने लगे हैं 1976 से, और ओएनजीसी के द्वारा जो है यहां से पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जाता है। मुंबई हाई तट पर, मुंबई हाई तट पर पेट्रोलियम पदार्थ जो निकाला जाता है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। उसी प्लेटफॉर्म को कहा जाता है क्या? तो उसी प्लेटफॉर्म को कहा जाता है सागर सम्राट। सागर सम्राट। यही वजह है कि तेल निकालने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा नहीं ना? सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई है? पिछले क्लास में चर्चा नहीं की है? एकदम से की है। शिशु मृत्यु दर में शामिल उम्र है। शिशु मृत्यु दर में शामिल उम्र कितना है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। जीरो, जीरो का मतलब होता है जब जन्म हुआ। एक का मतलब होता है 1 वर्ष। 2 का मतलब होता है जन्म लेने से 2 वर्ष। 0 से 2 मतलब जन्म लेने से 2 वर्ष। 0 से 3 का मतलब जन्म लेने से 3 वर्ष। 0 से 6 का मतलब जन्म लेने से 6 वर्ष। तो जो शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है, उसमें जो शिशुओं अर्थात बच्चों के उम्र को कंसीडर किया जाता है, वह 0 से 1 वर्ष आयु तक के बच्चों के उम्र को कंसीडर करके शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है। अर्थात आंसर हो जाएगा 0 से 1 वर्ष। यहां पर थोड़ा सा और आप चीजों को समझिएगा। देखिए, इसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। एक तो जन्म लेने से 1 वर्ष तक के बच्चों को शिशु मृत्यु दर निकालने में कंसीडर किया जाता है। दूसरी बात, जन्म लेने से, दूसरी बात यह है कि आप समझिएगा इस चीज को, कि दूसरी बात यह है कि इसमें यह देखा जाता है प्रति हजार में, अब भारत में तो लाखों करोड़ों की संख्या में 1 वर्ष में बच्चा जन्म लेता है। तो इसमें जब शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है तो उसमें यह देखा जाता है कि 1000 बच्चा जो जन्म लेने से 1 वर्ष की आयु तक है, उसमें कितना बच्चा जीवित रहा है और कितना बच्चा मरा है, कितना बड़ा बच्चा मरा है। तो प्रति 1000 में 0 से 1 आयु वर्ष तक के बच्चों में जो जीवित रहते हैं और उसी में जो मरने वाले बच्चों की संख्या होती है, वही होती है शिशु मृत्यु दर। पहले तो भारत में शिशु मृत्यु दर काफी अधिक था, लेकिन जब लोग शिक्षित हुए और प्रसव अस्पताल में होने लगे तो शिशु मृत्यु दर में अब आई है काफी कमी। इसके बाद आपको जब शिशु लिंगानुपात निकाला जाता है तो उसमें कंसीडर किया जाता है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को। जब शिशु लिंगानुपात निकाला जाता है तो उसमें कंसीडर किया जाता है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को। आशा करते हैं चीजों को आप समझे होंगे। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ है वज्रपात स्थल? वज्रपात स्थल के नाम से जाना जाता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, देखिए, दार्जिलिंग एक पहाड़ी क्षेत्र है और यह पहाड़ी क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। बहुत विद्यार्थी को इसको लेकर होता है कंफ्यूजन।
तो कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, आप इस बात को समझिए कि दार्जिलिंग है आपको पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एगो दार्जिलिंग की पहाड़ी भी है, दार्जिलिंग की पहाड़ी भी है, पर्यटनीय स्थल है, चाय के लिए प्रसिद्ध है। होता क्या है जानते हैं, यहां पर आंधी तूफान ज्यादा आता है, यहां पर वर्षा ज्यादा होता है, गरज तरज के साथ वर्षा ज्यादा होता है, जिस वजह से दार्जिलिंग को कहा जाता है वज्रपात स्थल। इसके बाद नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र तमिलनाडु में है। इस नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। यहां पर टोडा नामक जनजाति पाई जाती है जो कि पशुपालक जनजाति है। इलायची की पहाड़ी, जितनी भी भारत में प्रमुखतम पहाड़ियां हैं, भारत में उन प्रमुखतम पहाड़ियों में सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ी है इलायची की पहाड़ी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कार्डमम की भी पहाड़ी। तो कार्डमम की पहाड़ी कहिए या इलायची की पहाड़ी कहिए, बात बराबर है। इसका विस्तार केरल और तमिलनाडु दोनों में है। और अगर एक राज्य को टिक करना हो तो केरल के साथ जाइएगा, केरल के साथ जाइएगा। महेंद्रगिरी की पहाड़ी ओडिशा में स्थित है, ओडिशा में स्थित है महेंद्रगिरी की पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन लेगुन झील के उदाहरण नहीं है? लेगुन झील के उदाहरण नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो रूपकुंड झील, रूपकुंड झील। देखिए रूपकुंड झील की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में एगो है चमोली जिला, उत्तराखंड के चमोली जिला में है आपको रूपकुंड झील। इस झील को कंकाल झील तथा रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। रूपकुंड झील को कंकाल झील तथा रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। अब इसे कंकाल झील क्यों कहा जाता है? इस झील वाले इलाका में मानव कंकाल की अधिकता देखने को मिलती है, जिस वजह से इसे कहते हैं कंकाल झील। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है जानते हैं? कभी कभी क्या होता है, इस झील में पानी पूरा सूख जाता है और कभी कभी पूरा पानी आ जाता है, जिस वजह से इसको कहा जाता है रहस्यमयी झील। और कहा जाता है कि यह झील उत्तराखंड के त्रिशूल पहाड़ी के निकट है और इसको जो है महादेव बाबा भोले से जोड़ करके जो है इस झील को देखा जाता है। कहा जाता है, उस क्षेत्र के लोग बतलाते हैं कि महादेव की कृपा के वजह से जो है ऐसा होता है, यानी महादेव के वजह से ही जो है, यानी भगवान बाबा भोले के वजह से जो है कभी झील में पानी बढ़ जाता है, कभी झील में पानी एकदम सूख जाता है। अब कितना सच्चाई है वो बाबा भोले जाने, समझिए। बाद बाकी अष्टमुडी केरल में है, बेम्बानड केरल में है, चिल्का केरल में है। ये सभी लेगुन झील के उदाहरण। अरे रुकिए ना, क्या हुआ है? क्या कुछ गलत बोल दिए क्या? केरल बोल दिए, आए तो चिल्का झील ओडिशा में, अष्टमुडी केरल, अब बेम्बानड केरल। तो ये सभी लेगुन झील है। अब यहां पे थोड़ा सा आप समझिएगा कि लेगुन झील का मतलब क्या होता है। देखिए, एक तो सीधा सा बात आप ये जानिए कि लेगुन झील समुद्र तटीय राज्य में देखने को मिलते हैं। पहली बात ये, लेगुन झील समुद्र तटीय राज्य में देखने को मिलेगा, ठीक है। होता क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। ये जो समुद्र है तटीय राज्य में, यानी वैसा राज्य जो समुद्र के साथ सीमा बनाता है, तटीय राज्य में समुद्र का पानी बालू कंकर पत्थर की वजह से या चट्टान की वजह से या प्रवाल भित्ति के वजह से, किसी भी वजह से, या मूंगा के वजह से, किसी भी वजह से मुख्य समुद्र के पानी के कुछ भाग
बालू, कंकर, पत्थर, चट्टान, मूंगा, प्रवाल भित्ति, किसी भी कारण से अगर मुख्य सागर के कुछ जलीय भाग मुख्य सागर से अलग हो जाता है, मुख्य सागर से अलग हो जाता है और झील की आकृति का निर्माण करता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग चिल्का झील, सॉरी उसी को कहते हैं हम लोग लेगुन झील, उसी को कहते हैं क्या, लेगुन झील, या उसी को कहते हैं अनूप झील, उसी को लेगुन झील या उसी को अनूप झील कहते हैं, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है ओडिशा का चिल्का झील। फिर आपको केरल सॉरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित पुलिकट झील, ये सब चिल्का झील के ही उदाहरण है। लेगुन झील के, वही लेगुन झील के उदाहरण है। देखिए बात क्या है कि लेगुन झील का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है चिल्का झील, इसी वजह से बार बार मुंह में आ जा रहा है। चलिए आगे आइए। बुक्सा बाघ अभयारण्य किस राज्य में? यह है पश्चिम बंगाल में। कहां है? पश्चिम बंगाल में। राभा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? असम में। झोड़ा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। चलिए आगे आइए। निम्नलिखित में कौन सा स्थल मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है? कौन ऐसा स्थल है जो मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है? समझिएगा चीजों को। देखिए आपको भारत की जो संस्कृतियां के विकास का क्रम है, उस विकास के क्रम को थोड़ा सा आप समझिएगा। सबसे पहले पाषाण संस्कृति, पाषाण संस्कृति, पाषाण संस्कृति के बाद ताम्र संस्कृति या ताम्र पाषाण संस्कृति, ताम्र पाषाण संस्कृति, फिर कांस्य संस्कृति, फिर आपको लोह युगीन संस्कृति, लोह युगीन संस्कृति। बड़ी महत्वपूर्ण डाटा है, यहां से प्रश्न आएगा तो लोग नहीं बना पाएगा, इसको थोड़ा सा हम समझाते, फिर तो मूल क्वेश्चन पे आएंगे। लेकिन इस बात को आप समझिएगा, भारत में संस्कृति के विकास का जो क्रम है वो ये है, पाषाण संस्कृति है, ताम्र पाषाण संस्कृति है, फिर कांस्य संस्कृति है, फिर लोह युगीन संस्कृति है। समझ गए? देखिए सबसे पहले जब पृथ्वी पर मानव आया ना, तो नंगा, भूखा, प्यासा आया, और शुरू में मानव खाने के लिए, पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करता था, और जानवरों का शिकार पत्थर से बने औजार से करता था, पत्थर से बने औजार से करता था। तो पाषाण काल या पाषाण संस्कृति वह कालखंड था जब मानव नंगा रहता था, जानवर को मारकर उसके कच्चे मीट को खा जाता था, और जानवर को मारने के लिए पत्थर से बने औजार का प्रयोग करता था, वही है पाषाण संस्कृति। इस समय पत्थर के औजार के प्रयोग होते थे। इसके बाद मानव के द्वारा धातु की खोज की गई, मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा है, और जब तांबा धातु की खोज हुई तो अब मानव कुछ औजार तांबा से बनाने लगे, कुछ औजार पत्थर से बनाने लगे, और कुछ औजार दोनों के मिश्रण से बनाने लगे, और फिर उसका उपयोग करने लगा जानवर का शिकार। तो वही ताम्रपाषाण संस्कृति है। और ताम्रपाषाण संस्कृति ग्रामीण और कृषक संस्कृतियां हुआ करती थी। मतलब ताम्रपाषाण संस्कृति में लोग गांव में रहा करते थे और लोगों का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था कृषि। ताम्रपाषाण संस्कृति के अंतर्गत भारतीय इतिहास में हम लोगों को पढ़ना होता है मालवा संस्कृति,
जोड़वे संस्कृति, बनास संस्कृति, बनास संस्कृति, ये सभी ताम्रपाषाण संस्कृति के अंतर्गत आता है। मालवा संस्कृति, जोड़वे संस्कृति, बनास संस्कृति। इसमें जो मालवा संस्कृति है इसका विस्तार मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश राज्य में, और जो जोड़वे संस्कृति है इसका विस्तार मुख्य तौर पर महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है, और फिर जो बनास संस्कृति है इसका विस्तार मुख्य तौर पर राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है, राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो मालवा संस्कृति है जिसका विस्तार मध्य प्रदेश में है, मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल कायथा, एरन, नवदा टोली, ये सभी मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल है। अब इसमें जो इनाम गांव है यह है आपको महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में इनाम गांव है, और महाराष्ट्र में जोड़वे संस्कृति का विस्तार देखने को मिलता है। तो स्वाभाविक सी बात है इनाम गांव का संबंध रहा होगा जोड़वे संस्कृति से। इनाम गांव हो गया, डैमाबाद हो गया, यह सब का संबंध है आपको जोड़वे संस्कृति से। तो मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है इनाम गांव का संबंध है जोड़वे संस्कृति से। समझ गए? अब इसके बाद ताम्रपाषाण युग के बाद कांस्य संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति को हम लोग कहते हैं कांस्य संस्कृति, क्योंकि हड़प्पा काल में तांबा और टीन दोनों धातु के मिश्रण से कांसा का निर्माण किया गया था, और हड़प्पा काल में व्यापक स्तर पर कांसे के प्रमाण मिले हैं। इसी वजह से हड़प्पा संस्कृति को हम लोग कहते हैं कांस्य संस्कृति। और फिर हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के बाद वैदिक सभ्यता संस्कृति का उदय हुआ, और वैदिक काल में 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो इसके बाद लोह संस्कृति यानी वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता और संस्कृति। कुछ समझ में आया है? इस क्रम को गुरुजी लोग याद रखिएगा। प्रश्न क्या पूछेगा जानते हैं? प्रश्न समझाते, प्रश्न पूछेगा भारत में विभिन्न संस्कृतियों के विकास का कालक्रम है, एगो ई ऑप्शन दे देगा जो कि सही उत्तर होगा। इसके बाद ऑप्शन देगा, पहले ताम्रपाषाण होगा, बाद में पाषाण होगा, और फिर कांस्य और लोह होगा। कभी लोह दे देगा शुरू में, फिर पाषाण ताम्र होगा। ऑप्शन समझ पा रहे हैं? हाँ, तो इसको रखिएगा याद। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है ई वाला जो बताए हैं। जैन मतानुसार निर्ग्रंथ का अर्थ है, जैन मतानुसार निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधनहीन, बंधनहीन, बंधनहीन। देखिए निर्ग्रंथ किनके अनुयायी को कहा गया था? हैं? पार्श्वनाथ हैं? देखिए बात ऐसन है कि जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के अनुयायी को तो निर्ग्रंथ कहा ही गया, साथ ही साथ महावीर स्वामी के अनुयायियों को भी निर्ग्रंथ कहा गया है। तो पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी दोनों के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है, अर्थात बंधनहीन कहा गया है। समझ गए? जैन धर्म में विजेता और पराक्रमी, जैन शब्द की उत्पत्ति जीन भाषा से हुई है। जीन का ही शाब्दिक अर्थ होता है पराक्रमी और विजेता। जीन, जीन का शाब्दिक अर्थ होता है पराक्रमी और विजेता, और एक अहर्त पद होता है। तो जो अहर्त होता है, अहर्त का मतलब जैन धर्म में होता है पूज्य, पूज्य। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे? व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। आप सब लोग जानते हैं प्राक नहीं, मौर्योत्तर काल में
मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में हुआ विदेशी आक्रमण, जिसमें हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाणों ने आक्रमण किया। इसमें शक के विषय में कहा जाता है, जो कि मध्य एशिया से भारत आए, भारत पर आक्रमण किए। शकों ने भारत में लंबे अवधि तक शासन किया है, और शकों ने विशेष तौर पर भारत के जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भारत, राजस्थान, गुजरात का इलाका, वहां पर शकों का शासन रहा है। मध्य प्रदेश का इलाका, वहां पर शकों का शासन रहा है। कहा जाता है कि शकों को भारत से अंतिम तौर पर खदेड़ने का काम गुप्त वंश के सबसे महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। कहा यह जाता है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एगो अयोग्य गुप्त शासक शासन किया था। उसका नाम था रामगुप्त। उसका क्या नाम था? रामगुप्त। रामगुप्त शकों से पराजित हो गया और शकों से समझौता किया, और शकों से समझौता करते हुए रामगुप्त ने अपनी बीबी ध्रुव देवी शकों को सौंप दिया। रामगुप्त का ही भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को जब पता चला तो चंद्रगुप्त द्वितीय इस बात का बीड़ा उठाया कि अब हम शकों को अंतिम तौर पर भारत से खदेड़ देंगे, और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को अंतिम तौर पर भारत से खदेड़ दिया, और फिर अपने बड़े भाई रामगुप्त को भी मार दिया। कहा तू कायर है, अपनी पत्नी का रक्षा नहीं कर सकता है, तुमको जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि था चंद्रगुप्त द्वितीय छोटा, रामगुप्त था बड़ा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त को मार दिया और उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया, और शकों को भारत से अंतिम तौर पर बाहर खदेड़ने के उपलक्ष्य में ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र शैली का चांदी का सिक्का जारी किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। जैसे रोम के शासक सीजर की उपाधि धारण किया करते थे, वैसे भारत के शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया करते थे, और विक्रमादित्य का शाब्दिक अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य। वैसे भारतीय इतिहास के शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो आमूलचूल परिवर्तन किया, बड़ा परिवर्तन किया। वही सब जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और भारत में टोटल 14 शासकों ने जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, उसमें सबसे लोकप्रिय विक्रमादित्य में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है। फिर आपको चंद्रगुप्त प्रथम है, कुमारगुप्त है, समुद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने सिक्का जारी किया। सर्वप्रथम इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कुमारगुप्त है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर शैली में निर्मित नहीं है? देखिए, भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। उत्तर भारत में मैक्सिमम मंदिर नागर शैली में, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में, और मध्य भारत में बेसर शैली में। तो इसमें आप ये देखिए कौन ऐसा मंदिर है जो उत्तर भारत में ना है। तो इसमें कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश खजुराहो मध्य भारत में है। राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में तंजौर है। तमिलनाडु के तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर है, मतलब यह है दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में मंदिर का निर्माण होता था द्रविड़ शैली में। तो ये जो मंदिर बना है वो बना है आपको द्रविड़ शैली में, द्रविड़ शैली में। तो यही ऐसा मंदिर है जो नागर शैली में नहीं है, बल्कि यह है आपको द्रविड़ शैली में। और इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है। बृहदेश्वर शिव मंदिर भी कहा जाता है। द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर है।
राष्ट्रकूट राजवंश की भाषा क्या थी? राष्ट्रकूट। देखिए, राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? देश का शासक। राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ होता है देश का शासक। और राष्ट्रकूटों का शासन महाराष्ट्र और कर्नाटका के क्षेत्र में रहा है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। राष्ट्रकूट वंश के शासकों का जो मूल भाषा रहा है वह रहा है आपको कन्नड़। क्या रहा है? कन्नड़। कर्नाटक महाराष्ट्र में था, ज्यादा कर्नाटक में था, तो स्वाभाविक सी बात है कन्नड़ रहा होगा। आंसर हो जाएगा कन्नड़। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सुल्तान आजम कहा गया है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को सुल्तान आलम कहा गया है। क्यों कहा गया है पता है? इल्तुतमिश को सुल्तान आलम इसलिए कहा गया है क्योंकि बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी लेने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश हुआ। यही वजह है कि उन्हें कहा जाता है सुल्तान आलम। और बगदाद के खलीफा मुस्तानसिर बिल्लाह ने इन्हें सुल्तान की पदवी दिया था। और बगदाद के खलीफा मुस्तानसिर बिल्लाह ने 1229 ईस्वी में इन्हें दिया था आपको सुल्तान की पदवी दिया था। समझ गए? और इल्तुतमिश को इतिहास में कुछ वजहों से याद किया जाता है। एक कारण है उन्होंने तुर्कान चिहलगानी का निर्माण किया। दूसरा, शुद्ध अरबी सिक्के उन्होंने जारी किया। तीसरा, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। चौथा, मकबरा सबका निर्माण करना शुरू किया। ये तमाम वजह है जिस वजह से इल्तुतमिश को किया जाता है भारतीय इतिहास में याद। बाबरनामा में किस मुस्लिम राज्य का उल्लेख नहीं है? देखिए, बाबर एक ऐसे मुगल बादशाह हुए जिन्होंने अपनी मातृभाषा तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबरनामा मूल तौर पर तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा लिखा गया बाबर की आत्मकथा है। बाबरनामा में बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत में अलग अलग क्षेत्रों में शासन करने वाले जो प्रमुख मुस्लिम शासक थे, प्रमुख हिंदू शासक थे, उन तमाम मुस्लिम शासक और हिंदू शासकों का जिक्र मुगल बादशाह बाबर ने अपनी रचना बाबरनामा में करने का काम किया। कहा जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 2 हिंदू शासक और 5 मुस्लिम शासक, या 2 हिंदू राज और 5 मुस्लिम राज का जिक्र किया। जो 2 हिंदू राज का जिक्र किया था वो 2 हिंदू राज था, एक आपको विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य का जिक्र किया था, और विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय का जिक्र किया था। और बाबर ने कृष्णदेव राय को उस समय के भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बतलाया। फिर दूसरा, मेवाड़ के शासक राणा सांगा का भी जिक्र किया था। मेवाड़ के शासक राणा सांगा का भी जो है आपको जिक्र किया था। ये 2 हिंदू राजा है जिसका जिक्र बाबर ने अपनी आत्मकथा में किया है। फिर 5 मुस्लिम राज्य के विषय में बाबर ने उल्लेख किया था, और जो 5 मुस्लिम राज्य के विषय में बाबर ने उल्लेख किया था उसमें दिल्ली में जो मुसलमानों का शासन था, दिल्ली में इब्राहिम लोदी नामक मुस्लिम शासक शासन किया करते थे। फिर गुजरात में जो मुसलमानों का शासन था उसका, और फिर बंगाल में जो मुसलमानों का शासन था उसका, और फिर जो है मालवा, मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में जो मुसलमानों का शासन था, और महाराष्ट्र में जो बहमनी साम्राज्य के शासकों का शासन था। तो ये 5 मुस्लिम राज, दिल्ली, गुजरात, बंगाल, मालवा, बहमनी। तो बाबर कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अपनी आत्मकथा बाबरनामा में 5 मुस्लिम राज और 2 हिंदू राज्य की चर्चा किया है। जो 5 मुस्लिम राज और 2 हिंदू राज्य है सबसे हम आपको करवा दिए हैं अवगत। आंसर आपको मिल गया होगा। आंसर हो जाएगा सी। देख लिए, बढ़िए आगे। किस मराठा छत्रपति के समय मराठे युद्ध में भी स्त्रियों को साथ ले जाने लगी? देखिए,
ये सब काम लोग कब करता है? जब कमजोर पड़ जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि पुरुषों की संख्या कम हो गई होंगी, पुरुष लड़ने में समर्थ नहीं रहे होंगे, इसी वजह से महिलाओं को भी ले गया। जब तक मराठा साम्राज्य के अंतर्गत शिवाजी का राज रहा, शिवाजी ऐसा काम तो नहीं कर सकते थे। शिवाजी 1680 ईस्वी तक शासन किए। 1680 ईस्वी में शिवाजी का निधन हो गया। 1680 ईस्वी में शिवाजी के निधन होने के बाद शिवाजी का उत्तराधिकारी बना उसका बेटा संभाजी, जो कि 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक शासन किया। संभाजी ही युद्ध में स्त्रियों को साथ लेकर जाना शुरू कर दिया। आंसर हो जाएगा संभाजी। और संभाजी के विषय में एक बात और जानिए, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य के अंतर्गत शासन प्रशासन बेहतर ढंग से चलाने को लेकर 8 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन किया था, जिसे कहते हैं अष्टप्रधान। उस अष्टप्रधान का विनाश संभाजी ने ही किया था। उस अष्टप्रधान का विनाश किसने किया था? संभाजी ने। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? संभाजी। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच 1870 ईस्वी में। इसमें हुई थी पर्सा की जीत, फ्रांस की हार। और देखिए, यह जो युद्ध है ना, जर्मनी के एकीकरण जब हो रहे थे, उसी क्रम में होने वाला यह एक महत्वपूर्ण युद्ध है। इस युद्ध का जर्मनी के एकीकरण में योगदान रहा है। बैरकपुर के सैन्य विद्रोह के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, बैरकपुर पड़ता है बंगाल में, और बैरकपुर में सिपाही विद्रोह हुआ है 1824 में। तो उस समय कौन थे? सबका कार्यकाल जान लीजिए, आंसर पता चल जाएगा। सर जॉर्ज वारले, इनका शासनकाल है 1805 से 1807। लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनका शासनकाल है 1813 से 1823। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका शासनकाल है 1828 से 1835। लॉर्ड एमहर्ट्स, इसका शासनकाल है 1823 से 1828। तो 1823 से 1828 के बीच में ही आता है 1824, अर्थात बैरकपुर के सैन्य विद्रोह हुए हैं आपको लॉर्ड एमहर्ट्स के समय। लॉर्ड एमहर्ट्स के समय। अब आप समझिएगा, देखिए, जैसे कुछ प्रथाएं हिंदू संस्कृति में एकदम शुरू से चलता हुआ आ रहा है। 1824 सब के समय हिंदू संस्कृति में एक प्रथा प्रचलित थी, और वह यह थी, कोई हिंदू समुद्र पार करके विदेश नहीं जाएगा। अगर हिंदू समुद्र पार करके चल गया विदेश, तो फिर उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ना उनके परिवार के लोग, ना उनके घर वाले, ना उनके समाज के लोग, ना उनके गांव के लोग, ना उनके जिला के लोग, ना उनके राज्य के लोग, कोई भी उसको स्वीकार नहीं करता था। हिंदू धर्म में समुद्र पार करना माना जाता था पाप। और हुआ क्या, वर्ष 1824 में, वर्ष 1824 में अंग्रेजों ने बर्मा के साथ, बर्मा यानी म्यांमार के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया, जिसे कहते हैं आंग्ल बर्मा युद्ध। 3 गो आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26, द्वितीय 52, तृतीय 85। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होने प्रारंभ हो गए थे 1824 में। जब प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में होने प्रारंभ हो गए थे, तो अंग्रेजों को जरूरत थी भारतीय मूल के सिपाहियों की, भारतीय मूल के सिपाहियों की सहायता की। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह आदेश जारी किया
कि बंगाल के बैरकपुर के जो सिपाही है वो बंगाल की खाड़ी के रास्ते बर्मा जाएगा और बर्मा जाकर के युद्ध में शामिल होगा। बैरकपुर के सिपाहियों को पता चला समुद्र पार करके जाना है बर्मा, जो कि हिंदू धर्म में पाप था। तो सिपाहियों को लगने लगा चल तो जाएंगे, युद्ध लड़ लेंगे, उधर से आएंगे तो घर वाला एक्सेप्टे नहीं करेगा। तो बर्मा जाने के प्रश्न पर बैरकपुर के सिपाहियों ने कर दिया विद्रोह। इसी विद्रोह को इतिहास में कहा जाता है बैरकपुर का सिपाही विद्रोह। और इसी विद्रोह के कारण वर्ष 1856 में सैनिक अधिनियम लाया गया। सैनिक अधिनियम वर्ष 1856 में सैनिक अधिनियम लाया गया। वर्ष 1856 में जो सैनिक अधिनियम लाया गया, उस सैनिक अधिनियम में यह घोषणा किया गया कि वैसे भारतीय मूल के सिपाही ही ब्रिटिश सेना में शामिल होंगे जो समुद्र पार करके अंग्रेजों के लिए युद्ध लड़ने के लिए कहीं भी जाने को तैयार है, उसी को शामिल किया जाएगा, नहीं तो शामिल नहीं किया जाएगा। बेरोजगारी काफी अधिक थी, लोग इस शर्त को मान करके भी रोजगार लेने के लिए कर दिए साइन। रोजगार लेने के लिए जो है भाग लेने लगे। जैसे अभी बेरोजगारी की स्थिति है तो लोग अग्नियों में जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है। और जानते हैं एक दृष्टिकोण से अग्निवीर ठीक भी है, एक दृष्टिकोण से गलत भी है। एक दृष्टिकोण इससे ठीक है कि 25% को तो ले रहा है, वो 25% क्रीम को ले रहा है? उसी में से न ले रहा है। 4 साल के बाद न पैरवी वाला। हाँ, भारत में तो सरकारी नौकरी में थोड़ा बहुत तो चलता है, समझे। तो खैर ये भ्रष्टाचार को भी ठीक ना है, कुल मिलाकर के ना है ठीक। अब आप लोग जो कहिएगा हम वही न कहेंगे। हम अपने मन से थोड़े कुछ कह देंगे, आप जिसमें राजी हम वही बात कहेंगे। चलिए, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? देखिए, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड पामस्टर। लॉर्ड पामस्टर। और जो लॉर्ड पामस्टर्न हुआ करते थे वे थे आपको लिबरल पार्टी से। कौन पार्टी से? लिबरल पार्टी से। लिबरल पार्टी से। लिबरल पार्टी से थे। और उस समय ब्रिटेन में जो है ना 2 प्रमुख दल था, लिबरल और कंजर्वेटिव। और उस समय विरोधी दल का नेता था डिजरेली, वो था कंजर्वेटिव पार्टी का। और ई जो सी और डी में दिया हुआ है रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, ये दोनों अमेरिका की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं। जैसे भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, उसी प्रकार से अमेरिका की ये 2 प्रमुख पार्टियां हैं। अब देखिएगा, सुनिए, कब कब के ब्रिटिश प्रधानमंत्री को याद रखना है आपको पता है? सुनिए, एगो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था तब, एगो 1857 का विद्रोह, और एगो आजादी के समय, एगो द्वितीय विश्व युद्ध के समय। एगो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भी मुख्य तौर पर पूछा जाता है यहां से। तो जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था लॉर्ड नॉर्थ, और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो लॉर्ड पामस्टर, और जब आजादी मिली देश को तो उस समय थे क्लीमेंट एटली, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी? हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। देखिए, सुनिए, आप सब लोग जानते हैं ब्रिटेन की सरकार ने जो तुर्की के खलीफा को अपमानित किया और तुर्की का विघटन किया, इसको लेकर के भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की।
और उस खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने किया था समर्थन। खिलाफत आंदोलन के तत्वाधान में ही नवंबर 1919 ईस्वी में दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एकता को दिखलाने के लिए, यानी भारत के हिंदू और मुसलमान एक है इस बात को दिखलाने के लिए संयुक्त कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। और फिर गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देने के लिए आए और उन्हीं को बनाया गया अध्यक्ष। और इस समय हिंदू मुसलमान में बड़ी एकजुटता थी। और इस समय भारत के हिंदू और मुसलमान में जो बड़ी एकजुटता थी, उस एकजुटता को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। उस समय की जो हिंदू मुस्लिम एकजुटता थी, उसी को देखते हुए गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। और फिर 1920 ईस्वी से शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की, 1 अगस्त 1920। भारत प्रजामंडल का गठन किस वर्ष हुआ? 1927 में। ये भारत प्रजामंडल क्या है जानते हैं? देखिए, जैसे आज का जो भारत है, आज के भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना जी। तो 1920 के दशक का जो भारत था, उस समय भारत में ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत हुआ करता था। ब्रिटिश प्रांत मतलब जहां पर अंग्रेजों का शासन था उसे कहा जाता था ब्रिटिश प्रांत, और जहां पर राजा महाराजाओं का शासन था उसे कहा जाता था देसी रियासत। देसी रियासत, देसी रियासत, ठीक है। तो देसी रियासत के राजे महाराजे भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी दिखाने को लेकर भारत प्रजामंडल नामक संगठन की स्थापना किया। मतलब भारत प्रजामंडल देसी रियासतों के वैसे राजे महाराजाओं का संगठन था जो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच वैचारिक मतभेद कई कारणों से उत्पन्न हुए थे। उसमें एक कारण यह भी था कि सुभाष चंद्र बोस यह चाहते थे कि देसी रियासत के राजे महाराजे भी और देसी रियासत के लोग भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले, लेकिन गांधी जी चाहते थे ना, स्वतंत्रता आंदोलन में देसी रियासत के राजे महाराजे भाग ना ले, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में सिर्फ ब्रिटिश प्रांत शामिल हो। इस बात को लेकर भी गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच था वैचारिक मतभेद। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं दिया गया था? सजा तो सबको मिला है, लेकिन फांसी का सजा किसको ना मिला है? वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के, इसको मिला था काला पानी का सजा, समझ गए। अब बाद बाकी सबको फांसी पर लटका दिया गया। इसमें अनंत कान्हरे जुड़ा हुआ था अभिनव भारत से, और इन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। इसी वजह से इसको फांसी पर लटका दिया गया। सूरीसेन चटगांव स्थित ब्रिटिश सरकारी शस्त्रागार को सूरीसेन ने लूटा था, इसी वजह से इनको फांसी मिला। जगन्नाथ शिंदे सोलापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के सोलापुर में जो है ना, महाराष्ट्र के सोलापुर में एक थाना था, उस थाना पर ही किया था हमला, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल और कुछ मारे गए थे। इसी एवज में इसको लटका दिया गया फांसी पर। और ये जो वासुदेव बलवंत फड़के है, ये अपना एक सेना बनाया और अपना एक सेना बना करके अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, जिस वजह से जो है इन पर कार्रवाई हुई। फांसी की सजा तो नहीं दी गई, आजीवन कारावास की सजा। 1929 में गठित लिंडसे आयोग का संबंध है। 1929 में गठित जो लिंडसे आयोग है, इसका संबंध है शिक्षा से, इसका संबंध है शिक्षा से और मिशनरी शिक्षा से। मिशनरी शिक्षा से इसका संबंध है। इस समय भारतीय वायसराय थे लॉर्ड इरविन।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत परिषद अधिनियम 1892 की सबसे बड़ी विशेषता है? भारत परिषद अधिनियम 1892 की सबसे बड़ी विशेषता है निर्वाचन पद्धति की शुरुआत का होना, यानी चुनाव की शुरुआत का होना। देखिए, चुनाव दो प्रकार से होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है, अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई है 1919 के तहत, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो सबसे बड़ी विशेषता यही है। फिर विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत। विकेंद्रीकरण प्रक्रिया क्या होता है जानते हैं? मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। केंद्रीकरण मतलब एक व्यक्ति के हाथ में सारा पावर, अब विकेंद्रीकरण मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की शुरुआत हुई है 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। 1861 के भारत परिषद अधिनियम से 1861 के भारत परिषद अधिनियम से विकेंद्रीकरण की प्रणाली की शुरुआत हुई है। कहिएगा कैसे? इस अधिनियम के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी को अलग, अपना प्रेसिडेंसी के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी की सरकार को, बंगाल प्रेसिडेंसी की सरकार को बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मुंबई प्रेसिडेंसी की सरकार को मुंबई प्रेसिडेंसी के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार को मद्रास के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इससे पहले क्या था? बंगाल, मुंबई, मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी के लिए कानून का निर्माण बंगाल प्रेसिडेंसी की सरकार के द्वारा किया जाता था। लेकिन 1861 के तहत तीनों प्रेसिडेंसी को अलग अलग कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत हुई 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार, वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार तो 1892 में ही मिला है। ये भी विशेषता है, लेकिन प्रमुख विशेषता है निर्वाचन पद्धति की शुरुआत। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तदर्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं थे? तदर्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए, ध्यान दीजिएगा, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर कहा जाता है कि उसका डिजाइन सबसे पहले तैयार किया था सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता। उन्होंने ही सबसे पहले भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया, लेकिन उसको बहुत अधिक मान्यता नहीं मिला। पिंगली वेंकैया ने जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया है उसको मान्यता मिला है। और आपको भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या हो, इसको लेकर के राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में तदर्थ झंडा समिति का गठन किया गया। और राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जो तदर्थ झंडा समिति का गठन किया गया, इसके सदस्य थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी और संभवतः सरदार पटेल भी थे इसके सदस्य। ठीक है, तो ये सभी तदर्थ झंडा समिति के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू तदर्थ झंडा समिति के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर निम्नलिखित में से किस देश का प्रभाव नहीं पड़ा है? देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर 4 देश का प्रभाव पड़ा है। एगो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कैसे प्रभावित है? प्रस्तावना की जो भाषा है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यह भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। दूसरा है अमेरिका। अमेरिका से इस रूप में प्रभावित है, विश्व का प्रथम देश अमेरिका हुआ जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया, और अमेरिका का अनुसरण करते हुए ही भारत ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। इस रूप में आप कह सकते हैं अमेरिका से भी प्रभावित है। तीसरा फ्रांस। फ्रांस से इस रूप में प्रभावित है कि फ्रांसीसी क्रांति के जो नारे थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व,
का नारा, उसी से प्रभावित होकर के भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द को शामिल किया गया। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 बंधुत्व स्थापित करने की बात की गई है। जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, और जो 2 समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और 1 बंधुत्व स्थापित करने की बात की गई है। तो फ्रांस भी है। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। और 3 देश तो यहां हो गया। चौथा देश है रूस। रूसी क्रांति 1917 के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का नारा दिया गया था, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है। इस रूप में रूसी क्रांति से भी, अर्थात रूस से भी भारतीय संविधान का प्रस्तावना प्रभावित है। प्रस्तावना है, पढ़ लीजिएगा अपना। संविधान के किस भाग के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? भाग 16 में। भाग 16 में देखिएगा, समझिएगा। भाग 16 में क्या है? मूल तौर पर अगर भारतीय संविधान में देखा जाए तो मूल तौर पर भारतीय संविधान में 22 भाग हुआ करता था। 22 भाग में से एक भाग था भाग 16। भाग 16 में प्रावधान है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 16 में प्रावधान है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की चर्चा है भाग 16 में। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की चर्चा है भाग 16 में, जैसे SC, ST, आंग्ल भारतीय, इन सभी के लिए विशेष उपबंध की चर्चा है भाग 16 में। और भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद शामिल होता है, अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342। इन अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 330, और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 332। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वह है 330 में। एक बार फिर से सुनिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वह है 330 में। और विधानसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है वह है अनुच्छेद 332 में। अर्थात आंसर हो जाएगा भाग 16। ठीक है। इसके बाद भाग 14 में क्या है? लोक सेवा आयोग सबकी चर्चा है। भाग 18 में क्या है? आपात उत्पन्न। और भाग 20 में संविधान संशोधन। चलिए, ई क्वेश्चन को देने के पीछे एक उद्देश्य था। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायतों को सीमित राजस्व शक्तियां तथा पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की है? के संथानम समिति। के संथानम समिति। ठीक है। उद्देश्य अगले सेशन में बताएंगे। ठीक है। पिछले टेस्ट के क्वेश्चन को भी देखिएगा, इस टेस्ट के क्वेश्चन को भी देखिएगा। थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा आप लोग भी रचनात्मक बनिए। गांधी जी क्यों हुए? रचनात्मक कार्य गांधी जी किया करते थे। ठीक है। तो थोड़ा सा इनोवेटिव बनिए और थोड़ा सा जो है अपना भी दिमाग और लगाइए। कामराज योजना का संबंध किस राजनीतिक पार्टी के सुदृढ़ीकरण से है? कामराज योजना का संबंध है कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक सुदृढ़ीकरण से। देखिए, कांग्रेस जानते हैं, कांग्रेस में क्या है कि कभी कांग्रेस बड़ी फुल फॉर्म में रहता है और कभी कांग्रेस हो जाता है एकदम जीरो। हुआ क्या 1960 के दशक में, 1960 1960 के दशक में जब देश को आजादी मिली ना, सत्ता कांग्रेस के हाथ में गई, तो शुरू में तो कांग्रेस बड़ी जोश जुनून में था, बहुत अच्छा अच्छा काम किया। लेकिन नेहरू जी के तीसरे टर्म में कांग्रेस बहुत कमजोर बन गया।
कांग्रेस की स्थिति खराब होने लगी, और कांग्रेस की स्थिति जब खराब होने लगी तो एक प्रमुख कांग्रेसी नेता था, उसका नाम था के कामराज। के कामराज ने कांग्रेस को शक्तिशाली बनाने के लिए एक योजना रखा, जिसे कामराज योजना कहा जाता है। इस कामराज योजना के अंतर्गत के कामराज ने कहा कि जितने भी प्रमुख ओहदे पर बैठे कांग्रेसी हैं, वे कांग्रेस के प्रमुख ओहदे पर से त्यागपत्र दे दे और जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जमीन पर उतरकर काम करे। कुछ कांग्रेसी मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों से त्यागपत्र दे दे, कांग्रेस के अध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र दे दे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता त्यागपत्र दे दे, और वे कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। जैसे पिछले लगभग 10 बरस से कांग्रेस राजनीतिक तौर पर तो पंगु बन गई संस्था थी, लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके कांग्रेस में एक नई जान फूंकने का काम किया। तो राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, उस भारत जोड़ो यात्रा से, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, इन दोनों यात्रा से राहुल गांधी ने कांग्रेस को किया मजबूत। भले सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के दबाव में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस से हटकर बीजेपी की गोद में जा रहा है, वो अलग बात है, परंतु राहुल गांधी अपनी यात्रा से कांग्रेस को बहुत मजबूती प्रदान किया है, इसमें कोई शक नहीं है। समझ गए? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? 89वां संविधान संशोधन 2003। देखिए गुरुजी, लोग थोड़ा इसको समझिएगा। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, शुरू में एक ही आयोग था। शुरू में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति एक ही आयोग था, जिसका गठन 1978 में हुआ। लेकिन बाद में जाकर 89वां संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान किया गया कि दोनों वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग आयोग होगा। दोनों के लिए अलग अलग आयोग होगा। तो 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है, दोनों का अपना अलग अलग आयोग का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति आयोग तो पहले से अस्तित्व में था। अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन किए गए 2004 में। 89वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 2004 में गठन किए गए। कौन सा विकल्प विषम है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विषम है। कैसे? देखिए, एगो संस्था होता है संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, और एगो संस्था होता है सांविधिक संस्था। संस्था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। वैसी संस्थाएं जो संविधान के अनुच्छेदों के तहत गठित किए गए हो, संविधान के अनुच्छेदों के तहत गठित किए गए हो, उसे कहा जाता है संवैधानिक संस्था। जैसे पिछड़ी जाति आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। इसकी चर्चा है अनुच्छेद 338B में, इसकी चर्चा है 324 में, और इसकी चर्चा है 280 में। 280 में। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि यह सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था उस संस्था को कहा जाता है जो संसद के द्वारा
अधिनियम पारित करके स्थापित किया जाता है। संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके, संसद के द्वारा अधिनियम पारित करके जो संस्था स्थापित किया जाता है वही होता है सांविधिक संस्था। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, भारत की संसद ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया और उसके तहत 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है। यही वजह है कि यह है एक प्रकार का सांविधिक संस्था। इसके अलावे राष्ट्रीय महिला आयोग, फिर आपको केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये तमाम संस्थाएं सांविधिक संस्था है। अनुच्छेद 169 संसद को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 169 की अगर हम लोग बात करें तो यह जो अनुच्छेद है यह आपको विधान परिषद के उत्सादन या सृजन, यानी विधान परिषद का गठन करना है या विधान परिषद को समाप्त करना है, उससे संबंधित जानकारी देता है। अनुच्छेद 159 बोल दिए, 69, सॉरी गलत पढ़ दिए, 169 169 सॉरी 169 169 अनुच्छेद 169 जो है हम लोगों को विधान परिषद के उत्सादन के विषय में बतलाता है। इसको समझिएगा। देखिए, आपको भारत में 28 राज्य है, 6 राज्य में विधान परिषद है, 22 राज्य में विधान परिषद नहीं है। जो 6 राज्य में विधान परिषद है, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर इन 6 राज्यों में से किसी भी राज्य में विधान परिषद को समाप्त करना है, बिहार में समाप्त करना है, तो बिहार में समाप्त करना है तो समाप्त किया जाएगा 169 के तहत, अनुच्छेद 169 के तहत। इन 6 राज्यों के अलावा अन्य किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं है। जैसे झारखंड में नहीं है, तो झारखंड में नहीं है, मान लिया जाए झारखंड में विधान परिषद का करना है गठन, तो झारखंड में अगर विधान परिषद का गठन करना है तो झारखंड में विधान परिषद का गठन हम लोग कर सकते हैं अनुच्छेद 169 के तहत ही। तो विधान परिषद का गठन भी किसी राज्य में अनुच्छेद 169 के तहत ही, और विधान परिषद को समाप्त भी किसी राज्य में अनुच्छेद 169 के तहत ही कर सकते हैं। तो उत्सादन हो या सृजन हो, सृजन का मतलब होता है गठन और उत्सादन का मतलब होता है समाप्त, ये सब होता है अनुच्छेद 169 के तहत। न्यायपालिका की एकल प्रणाली भारतीय संविधान में कहां से ग्रहण किया गया? देखिए, न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था हो, भारत की न्यायपालिका एकीकृत और एकहरी हो, ये सब प्रावधान लिए गए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे आइएगा। संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है न्यायपालिका के द्वारा। कहिएगा कैसे? तो देखिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी आता है। विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा आता है। न्यायपालिका के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो कि न्यायपालिका के अंतर्गत आता है, तो न्यायपालिका के अंतर्गत आने वाला जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में जो 24 अप्रैल 1973 को जजमेंट दिया है, उस जजमेंट में ही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में दिया है, अर्थात संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत न्यायपालिका के द्वारा दिया गया है। अब कहिएगा संविधान का मूल ढांचा क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बाद में अपने जजमेंट में यह कहा कि भारतीय संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको संसद भी
संविधान संशोधन के जरिए समाप्त नहीं कर सकता है, वही संविधान का मूल ढांचा है। और जरूरत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट समय समय पर संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत देता रहेगा, संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत को परिभाषित करता रहेगा, समय समय पर परिभाषित करता रहेगा। सीधे तौर पर आप इस बात को समझिए, संविधान के वैसे प्रावधान जिसको संविधान संशोधन के जरिए संसद भी समाप्त नहीं कर सकता है, जिसको संविधान संशोधन के जरिए संसद भी समाप्त नहीं कर सकता है, वही होता है संविधान का मूल ढांचा। जैसे पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की मूल ढांचा के अंतर्गत आता है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूल ढांचा के अंतर्गत आता है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता मूल ढांचा के अंतर्गत आता है, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। इसके बाद और भी कुछ प्रावधान है जो मूल ढांचा के अंतर्गत आता है, जैसे संसदीय शासन प्रणाली, वो भी मूल ढांचा के अंतर्गत आता है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री था जो राज्यसभा का सदस्य नहीं था? देखिए, भारत में क्या है, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो मैक्सिमम प्रधानमंत्री लोकसभा के ही सदस्य रहे हैं, लेकिन कुछ प्रधानमंत्री राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं। एच.डी. देवगौड़ा, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री जब बने तो वे राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण किए थे। इंदिरा गांधी भी जब पहली बार बनी थी तो राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। मनमोहन सिंह 2 बार बने हैं, दोनों समय राज्यसभा के ही सदस्य थे। मोरारजी देसाई राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, प्रधानमंत्री के समय वे राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि गुजरात के सूरत के लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे मोरारजी देसाई। और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री यही बने हैं, 80 बरस की उम्र में प्रधानमंत्री बने, 80 बरस की उम्र में। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जब सरकार के द्वारा बजट लाया जाता है ना, तो विपक्षी पार्टी के लोग जो है उस बजट में से, बजट की राशि में से यह कहता है कि कुछ राशि काट करके दे दी जाए, यही होता है कटौती प्रस्ताव। तो बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव करना। वरीयता अनुक्रम में लोकसभा में विपक्ष के नेता के समकक्ष कौन है? देखिए, वरीयता अनुक्रम में पहला स्थान राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यपाल, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 का कौमा उप प्रधानमंत्री, छठा लोकसभा का अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश, 7वां स्थान मुख्यमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और फिर जो है आपको नीति आयोग के उपाध्यक्ष, इस सबको 7वां स्थान मिलता है। तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति 7 का कौमा, उपाध्यक्ष नीति आयोग 7वां, लोकसभा का अध्यक्ष नीति आयोग, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा के उपाध्यक्ष 10वां। तो इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता 7वां, तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है? औद्योगिक विवाद राज्य सूची का विषय नहीं है, समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। बर्ना बेलेक कप का संबंध किस खेल से? टेबल टेनिस से। किससे है? टेबल टेनिस। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कैसी संस्था है? स्वायत्त संस्था है, 2005 में गठित हुआ है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है। देखिए, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है इसका कालखंड है 2007 से 2012 और इसका मुख्य लक्ष्य है तीव्रतम एवं समावेशी विकास, गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है 10वीं।
और इसका कार्यकाल है 2002 से 2007। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास नवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था और इसका कार्यकाल है 1997 से 2002। और मानव संसाधन का विकास 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था और इसका कार्यकाल है 1992 से 1997। तो 8वीं का है मानव संसाधन के साथ विकास, 9वीं का है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, 10वीं का है गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना और 11वीं का है तीव्रतम एवं समावेशी विकास। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर। देखिए आरबीआई का गठन तो 1935 में हुआ था और आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष बने थे, प्रथम गवर्नर बने थे ऑसबर्न स्मिथ। वही प्रथम भारतीय जो आरबीआई के गवर्नर बने हैं उनका नाम है सीडी देशमुख और ये आरबीआई के गवर्नर बने हैं 1943 में। 1943 से लेकर 1949 तक रहे हैं। तो इन्हीं के समय भारत को आजादी मिली है और यही प्रथम भारतीय हैं और यही स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम गवर्नर हैं और इन्हीं के समय भी आरबीआई का हुआ है राष्ट्रीयकरण। आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। चलिए, तो इस प्रकार आपका टेस्ट खत्म हुआ। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। लड़का लोग इधर से निकलिए, लड़की को इधर से निकलना है। इधर रास्ता खाली कर दीजिए, आप लोग आ जाइए आप लोग। धन्यवाद सभी लोगों का। अगला टेस्ट होगा शनिवार को। अगला टेस्ट कब होगा? शनिवार को। अगला टेस्ट कब होगा? खुश रहिए। शनिवार को अगला टेस्ट शनिवार को होगा। अगला टेस्ट शनिवार को होगा। उधर से जाइए ना, इधर से आना जरूरी है। अच्छा जाइए उधर से।